अस्सलाम वालेकुम। रमज़ेश तहरीर नूर आसिफ किस्त 110 पार्ट 1। मैं अपने लाला के हर फैसले में उनके साथ खड़ा। मुझे यकीन है मेरे लाला भी मेरे लिए हुए फैसले में मेरे साथ खड़े होंगे। फैसले में मेरा साथ देंगे। शहराम ने सबकी तरफ देखते ज़रान की सुर्ख आंखों में देखा था। ज़रान ने उलझन भरी निगाहों से शहराम को देखा, जिसकी आंखों में आंखें डाले खड़ा था, जिसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती वाजिया थी। चेहरे पर चट्टानों सी सख्ती थी। शहराम ज़रान को देखते रज़ीना खानम की तरफ मतवज्जा हुआ। ज़हले पप्पो अनाया आहिल यहाँ ही रहेंगे, ये मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूँ, रोज़ रोज़ नहीं कहूँगा। शहराम ने रज़ीना खानम की आंखों में आंखें गाड़ते सर लहजे में कहते अपने लफ्ज़ों पर जोर दिया था। शहराम बहारे मजीद खुद पर काबू नहीं रख सकी थी, इसलिए शहराम को गुस्से से पुकार बैठी। बहारे के पुकारने पर शहराम ने सवालिया निगाहों से देखते बहारे को देखते आईब्रो अचकाए थे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें ऊंचा नहीं बोलना चाहिए। शहराम संजीदगी किस कहते बहारे के करीब हुआ। शहराम की इस तरह करीब आने पर बहारे आहिस्तगी से अपने 2 कदम पीछे की तरफ बढ़ा गई थी। वो लाउंज में सबकी परवाह किए बगैर उसके करीब हुआ था। इन दोनों के दरमियान हाफ इंच का भी फासला नहीं था। शहराम का चौड़ा सीना तक उसके सीने से टच हुआ था। टच इसके बदन से उठती स्ट्रॉन्ग मर्दाना खुशबू से अपनी सांसों में घुलती महसूस हुई थी। शहराम के इस तरह सबके सामने करीब आने पर उसकी रंगत सुर्ख हुई। वो नजरें झुका कर रह गई थी। पीछे सोफा होने की वजह मजीद पीछे नहीं हो सकती थी। उसे शिरर बार निगाहों से घूरते उसके और करीब हुआ। अब दोनों में हवा का गुजर भी नहीं था। बहारे ने गहरे सांस भरते उसे देखा था। वो समझ चुकी थी वो उसके इस तरह ऊंचा बोलने पर उसे इस तरह उसका सबके सामने गुस्से से पुकारना पसंद नहीं आया था। बोलो। शहनाज उसे सर निगाहों से घूरते बोला, मम मोरे बड़ी हैं, तुम्हें इस तरह उनके फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए। बहारे थोड़ा सा पीछे की तरफ खिसकती उसकी सर्द आंखों में देखते अटकते हुए मुश्किल कहा, मोरे बड़ी हैं। शराब बहारे के लफ्ज दोहराता एस्तज़ाया हंसा था। लगता है इस हवेली में तुम्हारी मोरे ही बड़ी हैं। शराम अब की बार रुजीना खानम को देखते तंजिया बोला। शहराम के मज़ाक का खेज रवैये पर रज़ीना खानम तौहीनों खजालत से सुर्ख हुई थी। वो खुद पर जब्त करते खामोश हो गई थी। बहारे की हालत नाजुक थी। शहनम और बहारे का रिश्ता भी इंतहाई नाजुक मोड़ पर था। वो नहीं चाहती थी उनके कुछ भी कहने से उनकी बेटी की खुशियों पर आ जाए। इनके इनके दरमियान और इन दोनों के दरमियान मजीद फासले बढ़े। अब तो बहार शहराम के बेटे की माँ थी, उन्हें अपने नवासा भी बहुत प्यारा था। मेरा लाला कत्ल हुआ था। बहार शहराम के तंजी अंदाज पर बेकाबू होते हैं साबों के साथ चटक पड़ी। आवाज़ नीचे। तुम्हारा लाला कत्ल हुआ था, इसका ये मतलब नहीं मेरे लाला को कातिल कहा जाए, मेरे लाला की बेइज्जती की जाए, मेरे लाला की बेइज्जती की जाए। शहराम एकदम हलक के पल पूरी कुव्वत से दहाड़ा था। शहराम की दहशतनाक दहाड़ पर वो जी जान से लरज उठी थी। बेयकीनी से शहराम को देखा। उसे सबके सामने ऐसे कभी बात करेगा। और सबके सामने उसे ऐसे बात करेगा और बेयकीन हुई थी। वो नम निगाहों से शहराम को देख रही थी, जो खून ख्वार निगाहों से घूर रहा था। जीना खानम और अरबत खान परेशान हुए थे। अरबत खान ने जीना खानम को इशारा करते बहारे को खामोश रहने को कहा था। रजीना खानम ने बेबसी से शहराम और बहारे को देखा, जो सबके सामने एक दूसरे की आंखों में आंखें गाड़े खड़े थे। भारे भीगी आंखों से हल्का हल्का लरसते शहराम की आंखों में देख रही थी। शहराम की आंखों का सर्दपन बढ़ता ही जा रहा था।
शहराम, दुरैद खान ने गुस्से से शहराम को पुकारा। 1 मिनट बाबा जान, मुझे बात करने दे। शहराम ने हाथ के इशारे से दुरैद खान को रोकते बहारे को नाक निगाहों से पूरा था। दुरैद खान लब भींचे खामोश हो गए थे। शहराम गुस्से में छोटे बड़े का लिहाज भूल जाता था, इसलिए वह खुद पर जब्त करते खामोश होते। बचपन से ऐसे था, बहुत एक्सट्रीम लेवल पर गुस्सा आता था। जरान खामोशी से खड़ा अपनी हल्की घनी बेड पर हाथ फेरा था। अब्रिश के बोले, अब्रिश के लिए बोले गए लफ्ज़ जैसे उसके अंदर ईंधन दहका रहे थे। सपने सारे हरे हुए थे। वो खून उतरी आंखों से अब्रिश को देख रहा था, जो सोफे की सतह को जकड़े लरसते हुए नजरें झुकाए रो रही थी। चेहरा सुर्ख अनार की तरह तप रहा था। वो बार बार अपनी आंखें और नाक चादर से रगड़ रही थी। कभी गहरे सांस लेते, बेइंतहा शिद्दत से बेदर्दी से आंखें रगड़ती, अपनी गाल भी सख्ती से रगड़ डालती, जिसकी वजह से जैसे खून छिलकारते। जरान की निगाहें मुसलसल खुद पर महसूस करते हुए नजरें भी उठा नहीं पा रही थी। उसे लगता अब उसकी आंखों से आंसू नहीं बहेंगे, मगर उसी लम्हे इतनी शिद्दत से आंसू बहते वो अपनी सिसकियां घोटने पर मजबूर हो जाती। तो फिर बताओ, मैं और मेरी लाला, मेरे मोरे, मेरे बाबा किस अदालत का कह टहरा खटखटाएं। मेरी मोरे अपने जवान बेटे, मेरे लाला अपने जवान भाई की मौत का बदला कहाँ से लें। बाबरिक लाला के सीने पर 3 गोलियां बेदर्दी से मारी गई थी। मेरे लाला का जनाजा, मेरे लाला का कातिल कौन है? आहिल नहीं, तुम्हारे लाला नहीं, कौन है फिर? सब बेकसूर हैं यहाँ, फिर गुनहगार कौन है? भारे ने गहरे सांस लेती अपनी शबनमी लहजे पर काबू पाते शहराम की लहू उतरी आंखों में देखते इस्तफामिया लहजे में कर्ब से पूछा। शहराम उसकी आंखों में देखते इस्तज़ाया मुस्कुरा गया था। बाहर इसके लबों पर इस्तज़ाया मुस्कुराहट देखकर अब खुद उसके करीब हुई थी। उन दोनों के दरमियान अब हाफ इंच का फासला भी नहीं रही था। अगर मेरी मोरे अपने दर्द को कड़वाहट की सूरत में निकालती हैं तो मोरे बहुत बुरी हैं। अगर मेरे लाला अपने भाई का मौत का बदला तुम्हारी बहन से ले तो मेरा लाला सफाक है। अगर मैं चिल्लाते हुए तुमसे अपने लाला के कातिल का पूछूं, मैं बदतमीज़ हूँ। बताओ फिर हम कहाँ से इंसाफ मांगे? बताओ शहराम, कैसे इंसाफ दोगे तुम हमें? है इंसाफ तुम्हारे और तुम्हारे लाला के पास? पिछली 1 साल से मेरी माँ रातों को सोती नहीं। यख बर्फीली हवाओं में हवेली के लान में खड़े होते लाला को पुकारती है। मेरे लाला को सुर्ख आंखों में बदला खून बनकर उतरता है, मगर वो फिर भी अपना बदला तुम्हारे लाला को कत्ल करके नहीं ले रहा। मेरे लाला की बेबसी किसी को क्यों दिखाई नहीं देती? मेरे बाबा अपने ही बेटे से तुम लोगों की वजह से ताल्लुक हो गए। तुम सब एक हो, बिखर तो हम के, अकेले तो हम लोग हो गए। मेरे लाला तनहा खड़े हैं। कौन है इनके साथ? तुम जरान लाला या रहाम लाला, कौन है इनके साथ? तुम सबको हमारा दुख तकलीफ क्यों नजर नहीं आता? भारे ने रोते हुए शहराम के करीब होते कई सवाल उठाए थे। मेरे लाला अगर बेगुनाह साबित हुए तो कैसे मेरे लाला के लिए बोले गए तकमीज़ लफ्ज़ों का मदावा करोगे तुम सब? तुम्हारी मोरे, तुम्हारे लाला, बोलो, जवाब दो। है तुम्हारे पास इस बात का जवाब? शहराम ने बहारे की बहती आंसुओं भरी आंखों को देखते सल लहजे में पूछा, जो लरसते हुए उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। मेरी एक बहन जो 1 साल से बेगुनाह होती हुई भी सजा से रही है, जिसकी आंखें हर सुबह गुलाबी होती हैं, सबको देखते अपनी गुलाबी आंखों में कुछ पड़ने का बहाना करते हर रोज़ खाने की मेज़ से उठती अपने कमरे की तरफ बढ़ती है। वो लड़खड़ाते हुए खाने की मेज़ से अपने कमरे तक जाती। इन कदमों में लड़खड़ाहट गिन सकती हो कि वो सीढ़ियाँ चढ़ते कितनी बार लड़खड़ाई थी। उन गुलाबी आंखों में टूटे कांच की किरचियां गिन सकती हूँ। शहराम ने इस्तज़ाया मुस्कुराते हुए सवाल की। बहारे की आंखों में शबनम बड़ी थी। मुकाबिल को सबकी तकलीफ का एहसास था सवाए उसके। वो भी तो उसके लरजते बदन के हिचकोले नहीं गिन सकता। वो भी तो इन कुछ दिनों की अजियत का अजाला नहीं कर सकता था। बार टूटी, कितनी बार बिखरी। वो शहराम की आंखों में देखते अपनी हथेली से आंखें अपनी हथेली से रगड़ गईं। और
तुम जवाब दो मिस बहार खान। वो इसके और करीब हुआ था। मेरी मोरे की अजियत का क्या, जो रोज़ अपने बेटे के लिए कातिल का लफ्ज़ सुनती हैं, अपनी जवान बेटी को पिछले 7 माह बेवजह सी ज़िंदगी गुजारते देख रही हैं। उनकी बेबसी देखो, इस बात को मान चुकी हैं अब उनकी जवान बेटी बेवा जैसी ज़िंदगी गुजारेगी बिना अपने लबों पर कोई शिकवा लाए बगैर। इस तकलीफ़ का दावा हो सकता है? वो एकदम चीखा था। बाहर इसकी आंखों में भीगी आंखों से देखते तंजिया मुस्कुराते हुए सन्नफी में हला। मेरे लाला ने 1 साल अपनों की आंखों में बदगुमानी देखी है। मेरे लाला की सुर्ख आंखों में तुमने वो अजियत देखी ही नहीं जो अपने दोस्त को खोने की थी, अपनी बहन के रोग की अजियत थी। और मेरी अजियत तुमने कभी महसूस ही नहीं की जब अपनी बीवी की ज़बान से अपने लाला के लिए कातिल का लफ्ज़ सुनता हूँ। कैसा लगता है अपनी बीवी के लबों से अपने घर वालों के लिए गालियां सुनकर? शहराम बहारी की आंखों में आंखें गाड़े बोला, मैंने कब गालियां दी तुम्हारे घर वालों को? बहारी ने हिचकी लेते अपने सर को जकड़ते पूछा, जहां शदीद धमक हो रही थी जब से उसे सामने खड़े सफाक इंसान से मोहब्बत हो गई हुई थी। ये सर दर्द उसकी जान का औजार बन गया था। मेरे लाला के लिए कातिल लफ्ज़ मेरे लिए गाली ही है। शहराम ऊंची आवाज़ में चीखा था। शहराम जरान ने शहराम के कंधे पर हाथ रखते उसे रोका। शहराम पीछे को होते अपने बालों को दोनों हाथों को जकड़ते जैब से गहरे सांस लेने लगा। कातिल कातिल कातिल, शहराम ने चीखते हुए लाउंज में पड़ी शीशे की टेबल पर पूरी कुव्वत से मुक्का दे मारा था। शीशा तड़क कर उसके हाथ को जख्मी कर गया था और गहरे सांस लेता जख्मी निगाहों से बहारे को देख रहा था, जो कभी उसके साथ खड़ी नहीं हुई थी। हमेशा वो उसके मुखालिफ खड़ी होती थी। मुकाबिल की आंखों में हमेशा खुद के लिए नफरत देखी थी। आज भी इन आंखों में सिर्फ अपने खसारे थे, उसके लिए तो कुछ भी ना था। हारे ने लरसते हुए तड़पते हुए शहराम को देखा, जिसके हाथ से खून के कतरे फर्श पर गिरते सफ़ेद मार्बल को दागदार कर दे। जरान शहराम के हाथ से खून बहता देखकर यकदम उसकी तरफ बढ़ा। ज़रूरी नहीं किसी की। शहराम ने अपनी जख्मी हाथ को अपनी शाल पर बेदर्दी से रगड़ा। दुरैद खान गुस्से से शहराम को घूर कर रह गए थे। मीना खानम बेबसी से सब देखते आंसू बहारती और जीना खानम शहराम की हालत देखते अब पछता रही थी कि वो खामोश ही रहती। समीउल्लाह खान अपनी स्ट्रिक पर वजन डालते सोफे पर बैठते ने शिद्दत से अपनी गलती का एहसास हो रहा था। जैसे उनके पोते जवान हुए थे, उन्हें सबको अलग कर देना चाहिए था। इनके पोते अपनी मर्जी के मालिक थे, कोई भी तो इनको फर्माबरदार नहीं रहा था। आज वो फिर खुद को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। बाबरी का कत्ल हुआ ये सबको पता है, मगर किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं कि उसका कत्ल क्यों हुआ। शहराम सबको घूरते हुए चीखा था, क्यों हुआ था उसका कत्ल, मुझे जानना है। हसन की गरजदार भारी आवाज़ जनान खाने में गूंजती। जनान खाने के दरो दीवार को हिला चुकी थी। सबकी बेख्तियार नजरें जनान खाने की दाखिली दरवाजे की तरफ उठी। वो दाखिली दरवाजे में खड़ा था। उसकी सर सुर्ख निगाहों का मरकज जरान खानजादा था। जरान खानजादा ने अपनी हल्की घनी बेड पर हाथ फेरते सर्द निगाहें असफंदियार खान पर गाड़ी, जो इस वक्त सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस था। कमीज पर ऑफ वाइट शॉल कंधों पर डाले हुए उसे खून शाम निगाहों से घूर रहा था। खून शाम निगाहों से घूर रहा था। अपने भारी कदमों की धमक लिए वो जरान को घूरता उसकी तरफ बढ़ा। दोनों दोनों शहराम ने बिल्कुल ठीक कहा। ये तो किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं कि वो क्यों कत्ल हुआ। आज मैं तुम्हें मौका देता हूँ, साबित करो तुम बेगुनाह हो। सबको सबूतों से बताओ तुम बेगुनाह हो। 1 साल बहुत होता है, यकीन जरान खानजादा जैसे होशियार इंसान ने सबूत इकट्ठे कर लिए होंगे। अभी भी मैं तुम्हें मजीद वक्त देता हूँ। 60 मिनट है तुम्हारे पास, मतलब 1 घंटा तुम्हारे पास है। इससे 1 सेकंड ना तुम्हें ऊपर मिलेगा ना नीचे मिलेगा।
पूरे 1 घंटे बाद मेरी पिस्टल की गोली होगी, तुम्हारा सीना होगा और मेरी एसफन अपनी रिस्ट वॉच पर नजरें दौड़ाए बोला। अपनी पिस्टल उसने अपनी शर्ट की पॉकेट से निकालते हुए सेंट्रल टेबल पर उछाली थी। योर टाइम स्टार्ट नाउ। असलम जरान की सुर्ख आंखों में देखते हलक के बल चीखा था। शहराम गुस्से से असवंत की तरफ बढ़ा। नहीं शहराम, आज कोई आगे नहीं बढ़ेगा। आज तमाम हिसाब किताब मेरे और असफन यार खान के बीच होंगे। जरान ने हाथ के इशारे से शहराम को रोका था। लाला, शहराम खान हर उस मामले में बोलेगा जो उसके और इसके रिश्तों के बीच आएगा। असफन की पिस्टल से गोली बाद में निकलेगी। शहराम खान की पिस्टल से गोली पहले निकलकर असफन यार खान का सीना चीर जाएगी। शहराम ने आगे बढ़ते अपनी पॉकेट से पिस्टल निकाल कर टेबल पर फेंकते असफन यार खान को सद निगाहों से घूरा। असफन यार खान सिर्फ अपनी सरसूख निगाहें जरान पर गाड़े हुए था। दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले खड़े थे। मैं आंखें गाड़े हुए थे। शहराम अपनी घड़ी मुझ पर हाथ फेरे। असफन यार खान घूरा था। तुरैत खान, अरबत खान एक दूसरे की तरफ देखते अपनी दाढ़ियों पर हाथ फेरा था। पापा जान, आप बीच में नहीं आएंगे, आज आर पार होगा। आप मेरा जनाजा उठाने ही अब मेरे करीब आएंगे। आपको कसम है मेरी। असफन और जरान पे एक बार दुरैत खान अरबत खान को देखते बोले थे। अमीना खान और जीना खान अपने अपने सीने पर हाथ रखा था। दोनों के दिल अपने अपने जवान बेटों को खोने से लरजे थे। अब्रिश ने फक रंगत से टेबल पर पड़ी पिस्टल को देखा। उसने दिल पर हाथ रखते जुरान को देखा था। तुरैत और अरबत खान गुस्से से दोनों की तरफ बढ़े। वो दोनों अपने अपने जवान बेटों को खोना नहीं चाहते थे, जो एक दूसरे के खून के प्यासे नजर आ रहे थे। चाहो तुम लोग तुरैत अरबत, तुमको हमारा कसम है, हम देखना चाहते हैं आज पहला हमारा किस पोता का जान जाता है और कौन सा पोता हमारा जनाजा उठाने के लिए जिंदा बचता है। सुमियल्ला खान गहरे सांस लेते गुस्से से धाड़े। लेकिन बाबा जान, ये बच्चा लोग है, गर्म खून है इनका, इनकी बेवकूफ़ी की वजह से हम अपना जवान बेटा नहीं खो सकता। तो रहत खान संजीदगी से बोले, तुमको कसम है हमारा कोई आगे नहीं बढ़ेगा। जो आगे बढ़ेगा वो अपना बाबा को खोदा। अब हम देखते हैं हमारा बेटा को अपना बाबा प्यारा है या अपना बेटा। उसे सुर्ख चेहरे के साथ शहराम असफन जरान को घूरते फिर जो बिना किसी बड़े का लिहाज किए लाउंज के वस्त में खड़े एक दूसरे को खून शाम निगाहों से घूर रहे थे। जुरैद खान अरबत खान समीउल्लाह के माथे की वेंस फूलती देखकर बेबसी से अपनी अपनी जगह पर रुक गए। समीउल्लाह का बीपी हाई होता, उनकी बात ना मानते यकीनन गुस्से में अपना बीपी हाई कर देते, उनका बीपी शूट हो जाता। खामोश रहकर इन गर्म खून का सब ड्रामा देखो जो हमारा हवेली का लाउंज में हर दूसरा दिन चलता है। वो क्या कहता है आज इस ड्रामा का ड्राप सीन हम सब देखेगा और आखिर पर ताली बजाकर इनको हम अनाम देगा। अगर ये गदा नाहन 4 लोग जिंदा बच गया। समीउल्लाह खान ने लाठी पर पाँव डालते जरान शराम असफंदियार खून को घूरते हुए लफ्ज़ चबाए थे। अब किस बात का इंतजार करे, शुरू हो जाओ तुम गदा लोग। समीउल्लाह खान असफन जरान शराम को घूर खामोश खड़ा देकर गुस्से से गर्ज थे। 1 घंटे से पहले ही मैंने साबित कर दिया मैं बेगनाह हूँ। बमा सबूतों के साथ तुम क्या करोगे असफंदियार खान? सरान ने समय घूरते अपने कोट से पिस्टल निकाल कर टेबल पर फेंकते अपना कोट भी उतार कर दूर उछाला था। अपनी ऊपरी शर्ट के 2 बटन खोलते, अपनी कफ के बटन खोलते, अपनी आस्तीन कहनियों तक फोल्ड करते, एक टांग टेबल पर रख के असफंदियार खान को घूर कर देखा। बताएगा तुम जिंदा बचोगे तो मैं तुम्हें इस क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दूंगा। असफंदियार खान जुरान की सुर्ख आंखों में देखते तंजिया मुस्कुराया। जरान असफंदियार खान की बात पर इस्तेसा या मुस्कुराया था। पहले मैं तुम्हें वो सबूत फराहम
करूँगा जिनका सबूत तुम्हें यहाँ घर खड़ा घर का हर फर्द देगा। ज़रान अपनी टांग नीचे रखते मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारी औरत, तुम्हारी गैरत, तुम्हारी बीवी तुमसे पहले तुम्हारे भाई के निकाह में थी। खबरदार खबरदार, मेरी औरत का नाम तुमने अपनी गंदी ज़बान से निकाला। इसमें आगे बढ़ते ज़रान का गिरबान चकड़ा था। किसी का नाम कहाँ गवारा था उसका। किसी के साथ असमा की दिमाग की रगें भड़की थी। तुम्हारी औरत, तुम्हारी गैरत, तुम्हारी इज्जत तुमसे पहले ज़रान खानज़ादा की बहन है और अपनी बहन में ज़रान खानज़ादा की चलती है। वो तुम्हारी गैरत नहीं है। भी गैरत है। ज़रान अपना गिरबान छुड़वाते फनकारा, अच्छी गैरत है तुम्हारी। तुम मेरी औरत को तुम अपने दोस्त की हवेली लेकर चले गए। सुनियार खान ने पूरी कुव्वत से अपनी हानि हाथ का मुक्का बनाए ज़रान के जबड़े पर दे मारा था। इस एक बात ने 2 दिन से उसके अंदर आग लगाई। तुम जैसे इंसान की गैरत लाने के लिए मुझे ये करना पड़ा, वरना तुम जैसे की गैरत कैसे आती। ज़रा ने पूरी कुव्वत से जवाबी कार्रवाई करते उसके जबड़े पर पूरी कुव्वत से मुक्का दे मारा। असल यार खान के जबड़े पर मुक्का दे मारा था। सब बेबसी से इन दोनों को देख रहे थे। शराब ने अपनी गनी पर हाथ भी खुद पर जब्त किया। असद के जबड़े से निकला खून उसके सांप पर स्कोन कर गया था। सांस लेते चकराते वजूद के साथ टेबल पर पड़े पिस्टल को देख रही थी। जर्रे अनार जनाया परेशानी से ये सब देख रहे थे। सरताज ने कांपते हुए आहल का बाजू चक्कर रखा था। बहारे नम निगाहों से शहराम को देख रही, खून उतरी आंखों से हस्बैंड को घूर रहा। अमीना खानम का बीपी हाई शक्ल फशान के पास ऊपर बैठी इनकी हथेलियाँ मसल रही थी। जीना खानम दरबत खान समीउल्लाह सबको देखे। समीउल्लाह की कसम की वजह से वो खामोश हुए। अब सुनने का हौसला पैदा करो। तुम्हारी गैरत को तुम्हारे भाई ने कैसे कैसे तकलीफ पहुंचाई थी, मुझे बताना। मैं एक भाई होने के नाते कहाँ गलत था। रान असमत को घूरते उससे दूर होता। असमत अपनी शाल को छटकते पीछे हुआ था। पहले बाबरिक मेरी बहन के सपनों के बीच आया। पूरे वार्ड में टॉप किया था, मगर बाबरिक ने इसका दाखिला मेडिकल कॉलेज नहीं होने दिया। जरान असमत को घूरते बुलंद आवाज़ में बोल रहा था। उसकी भारी आवाज़ जनान खाने के लाउंज में गूंज रही थी। कोई बात नहीं, अगर उसने नहीं होने दिया आबिर, उसकी निकाह में थी, उसका हक था उस पर। यही बताया कि हमें औरत पर सबसे ज़्यादा उसका हक उसके शौहर का होता है। इस तरह बाबरिक का भी हक था आबिर पर। वो उसका अच्छा बुरा फैसला ले सकता था। उसका लाला जरान, लाला जिसकी इस हवेली में चलती थी, वो भी इस निकाह की वजह से खामोश हो गया, क्योंकि किसी बड़े ने बोलने ही नहीं दिया। यही कहा जिसकी औरत है वही जाने। उसका लाला शहराम, जो तुम्हारी बहन यानी अपनी औरत के मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए डट कर खड़ा हो गया था, यहाँ के सबसे बड़े कॉलेज में शहराम ने तुम्हारी बहन यानी उस अपनी औरत का दाखिला खुद करवाया था, सबके मुखालिफ जाकर। मगर अपनी बहन की जब बारी आई, नहीं बोल सका, क्योंकि उसके दोनों भाई इस हवेली की रवायतों में खुद को जकड़ते महसूस करते। अपनी बहन के वाली वारिस बाबरी को मान चुके थे। रानी गहरे सांस लेते बोलते, अपने गरीब बालों में उंगलियां फेरी। अबीर के साथ हुई ज्यादतियों ने आज फिर जरान की आंखें नम कर चुकी थी। शराब ने अपनी जख्मी हाथ का मुक्का अपनी चौड़ी हथेली पर मारते खुद पर काबू पाया। वो अपनी बहन के लिए स्टैंड क्यों न ले सका, इस सोचकर अजियत की इंतहा पर था। यहाँ तक सब ठीक था, मगर तुम्हारे भाई ने इसके मेडिकल कॉलेज में दाखिला न होने देने के लिए इस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए। उसके किरदार पर बार के मैदाने में खड़े होकर चीख चीख कहा उसे आबिर पर इख्तियार अतबार नहीं हो, लड़कों के कॉलेज जाकर लड़कियों से दोस्तियाँ गांठेगी।
अपने आशिक पैदा आशिक पैदा करेगी। ज़रान की बात पर ज़ैले जैसी ज़मीन पर गड़ी थी। अपना जुर्म याद आया था। ये सब अमेरिका में सुनकर मुझे कैसा लगा होगा। एक बार मेरी जगह पर खुद को रख कर सोच लो। मेरी जगह तुम्हारी बहन होती तो। ज़रान ने असफन की सुर्ख आंखों में घूरते लफ्ज़ पाए थे। असफन ये सब सुनता मुश्किल खुद पर काबू पा रहा था। सीने में आग के दरिया दौड़ रहे थे। जैसे इस सब आग पठानी के लिए कभी ऐसे लफ्ज़ भी सुनने पड़ेंगे, वो सोच नहीं सकता। वो सुनकर जब्त कर लेगा, ये भी अंदाज़ा ना था। यहाँ पाकिस्तान में बैठे इसके भाई और अमेरिका में बैठे इसके लाला ने इस कैसे बर्दाश्त किया। तुम नहीं, तुम नहीं जानते, ये ना कभी जान सकते। इस बात का सबूत तुम्हें यहाँ हर कोई देगा। चाहो तो अपनी मोहरों से पूछ लो। ज़रान ने रजीना खानम की तरफ इस्तज़ाया निगाहों से देखते उसकी तरफ देखा तो रजीना खानम की आंखों में ज़रान ज़रान के लिए नफरत की शरारे फूटे तो जहर निगाहों से घूर कर रहेगी। तुमने मुझसे पूछा, मैंने बाप को जानवरों की तरह मारा था जैसे मेरी मंगनी थी। हाँ मारा था, तुम्हारी मोरे ने तुम्हें भी बताया होगा। तुम्हारी मोरे ने भी तुम्हें अपने लफ्ज़ों में बताया होगा। ज़रान ने फिर से रजीना खानम की पर इस्तज़ाया निगाह डाली थी। लेकिन आज मैं तुम्हें अपने लफ्ज़ों में बताऊंगा, अपने दिल के ज़ख्म दिखाऊंगा। कैसा लगा था मुझे उस दिन। ज़रान ने अपने सीने पर हाथ मारा। पाब्रिक आबिर अपने निकाह में होने का पाब्रिक आबिर पर अपने निकाह में होने का फ़ायदा उठाता, उस पर हक समझता था। निकाह में थे दोनों। शहराम बहारे भी निकाह में थे। बचपन के निकाह थे। शहराम भी बहारे पर हक जताता था, यहाँ हो या फिर जर्मनी। फैसला बहारे के लिए हर फैसला शहराम लेता था। मर्जी सिर्फ शहराम की चलती थी। बहारे कब कॉलेज से आई, कब कॉलेज गई, बहारे को कब क्या चाहिए, तुम्हारे घर वाले भूल गए थे, क्योंकि उसकी हर ज़रूरत, उसकी हर बात का जिम्मेदार सिर्फ शहराम था। पूछो अपने बाबा से, कॉलेज से एक दिन के लिए भी लेने गए या फिर रहीम यार खान को बोला बहारे को आज कॉलेज से ले आए। शहराम जर्मनी में बैठे रहीम खान को फ़ोन करता था, मगर तुम्हारे बाबा यहाँ बैठे रहीम खान को बहारे को कॉलेज से लाने के लिए नहीं कहते थे। जरान की बात पर अरफत खान ने गहरा सांस लिया। वो ठीक कह रहा था। बहारे की उन्होंने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाई थी। 14 साल की उम्र से शहराम बहारे की हर जिम्मेदारी ले चुका था। बहारे कभी एक मिनट के लिए कॉलेज से गेट लेट नहीं हुई। इससे पहले इसके कॉलेज के बाहर गार्ड्स की लाइन खड़ी होती थी। ये था मेरे भाई का हक जो तुम्हारी बहन पर जताता था। जरान की बात पर बहारे ने गहरी सांस लेते भीगी आंखों से शहराम को देखा, जो सन को सर्द निगाहों के हिसार में लिए खड़ा था। अब मैं बताता हूँ तुम्हारा भाई कैसे मेरी बहन पर हक जताता था। सुनने का हौसला रखना, तुम्हारी गैरत बलबला उड़ेगी, बलबला उठेगी। जरान तंजिया मुस्कुराया था। असम यार खान सबसे मुठियाँ भींच गया। इसको कमरे में घसीट कर ले जाने का हक जताता था सिर्फ तुम्हारा भाई। जरान असफन को घूरते हुए बोला तो जरान की बात पर असफन दहाड़ते हुए जरान का गिरबान जकड़ गया था। दुरैत खान अरबत खान की आंखें सुर्ख हुई थी। वो लोग एक दूसरे से नजरें चुरा गए थे। समीला खान सोफे बैठे लाठी पर हाथों का दबाव डालते ज़मीन को घूर कर रह गए। बचपन के निकाह का फैसला आज सरासर गलत लगा था। इन बातों के मतलब तो उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, जो आज ज़रात उन्हें वो भी एहसास दिला चुका था। हकीकत बता रहा हूँ असफंदियार खान। गैरत को एक साइड पर रखकर सुनको। ज़रा अपना गिरबान छिड़वाता चीखा, जिस दिन मैंने उसे जानवरों की तरह मारा, वो नीचे शोर शराबे का फ़ायदा उठाकर आबिर के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती कर रहा था। लाला था उसका जब वो भागते मेरे घरे लेके भूल गया कि बाबरिक उस पर हक रखता है। आग लग गई खून में, जी तो कर रहा था उसकी जान ले लो, मगर क्या करो। कमबख्त गैरत के आगे दोस्ती आ गई। जरान असफन की खून उतरी आंखों में गाड़े तनसिया बोला, बहन के आगे जरान खानजादा के आगे, बहन के भी आगे जरान खानजादा के आगे उसका दोस्त आ गया। जरान अपने सीने पर हाथ मारता गुस्से से सुर्ख चेहरे के साथ अब चीखा था,
असम गहरी सांस लेते ज़रान वो घूर रहा था। उसे समझ नहीं आता वो क्या करे, वो ये सब कैसे। बर्दाश्त कर रहा था, वही जानता था खून में बाल उठ रहे थे। वो पागल औरत से लगता था जल्द अपने हवास खो देगा। शहराम खान अपनी मुठ्ठियां पीछे खड़ा था। भाभरी के इनके कारनामों का उससे भी नहीं पता था। तुमने आज से 7 माह पहले आबिर को सजा सुनाते मुझसे पूछा मैंने बाबरी पर जान से मारने का हमला किया। बाबरी को मैंने कहा हाँ, और तुम मेरा जवाब सुनते चीखने लगे, सबको ऊंचा ऊंचा बताने लगे मैंने तुम्हारे मासूम भाई पर जानलेवा हमला करवाया था। यही मेरे गुनाहगार होने का पुख्ता सबूत था। यही कहा था ना तुमने। आबरूज का इस्तफसार के असद अपने जबड़े बीच गया। तो सुनो, मैंने बाबरिक पर हमला क्यों किया। जरान सबको देख देख कर खजस्ता की बारात वाले दिन बाबरिक ने आबिर को बेतरतीब सीढ़ियों से धक्का दिया था, क्योंकि आबिर ने दिन पहले बाबरिक की आंखों में पेपर स्प्रे फेंका था। इस बात की सजा बाबरिक ने आबिर को बेतरतीब सीढ़ियों से बेरहमी से धक्का देकर दी। दूसरी सीढ़ी से धक्का दिया था, वो भी उसकी मैक्सी पर पाँव रखते उसे धक्का दिया। उस सर के बल गिरी थी, सीधा दूसरी सीढ़ी से नीचे ज़मीन पर आई थी। खून ही खून था यहाँ हर तरफ। इस बात का तुम्हें सबूत यहाँ खड़े बहुत से लोग दोगे कैसे वो खून में लथपथ बेहोश पड़ी थी। जरान ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते अपनी सुर्ख आंखें मसली। शाह खान के स्मारकों में अभी के लफ्ज़ गूंजते थे जब वो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। उसने मुझे बेदर्दी से सीढ़ियों से धक्का दिया था, सर के बल गिरी थी। कितने ही घंटे मेरी कंडीशन क्रिटिकल रही, सिर्फ इस वजह से मैंने उसे उसका हक लेने नहीं दिया और जहाँ मिलता था मुझसे बाजी करता था। कभी काले जाते हुए अपने कमरे में खींच कर ले जाता, कभी मेरे कमरे में आ जाता था। यही कहता था वो मेरा वो हाल करेगा। मेरा लाला उसके कदमों में झुककर मेरी हालत देखते रहम की भीख मांगेगा। असू ने अपने इश्तियाल पर काबू पाते गहरे सांस भरते रुख फेर गया और मजीद नहीं सुन सका। शहराम की सांसें तेज़ हुई थी। आबिर को बाबरिक ने धक्का दी, उसे आज पता चला। शहराम ने गुस्से से अब जरान को घूरा। शहराम ने गुस्से से चीखते हुए एक बार फिर से टेबल पर मुक्का दे मारा था। भारी शिद्दत से लर्ज उठी, सभी होंक बने खड़े थे। आबिर को बाबरिक ने धक्का दिया, सबको आज पता चला था। रोजीना खानम कुछ कुछ पता था, आज इस बात की तस्दीक हो गई थी चुकी थी। आबिर को बाबरिक ने धक्का दिया था, इसलिए वो खामोश करती जानती थी ये इल्ज़ाम ना था। बाबरिक पर जानलेवा हमला करके उससे अपनी बहन का बदला लिया था असफंदियार खान। जरा ने उसकी पुश्त को देखते कर रहा, चलो फिर तुमसे पूछता हूँ, तुम मेरी जगह होते क्या करते। जरा ने असफंदियार खान के मुकाबिल आते सर नसरों से इस्तफसार किया। अपनी बहन को भी दर्जी से सीढ़ियों से धक्का देने पर कम से कम मौत की सजा तो देते। जरानी असफन की देखों में सवाल दाखा। असफन ने जरान की आंखों में देखते निगाहें फेर कर रह गया था। मैंने उस पर जानलेवा हमला किया, वो जान से क्यों नहीं गया। वो जान से क्यों नहीं गया। अगर गोली उसके बाजू पर लग सकती थी तो सीने पर भी लग सकती थी। क्यों नहीं लगी। उसके सर पर डंडे बरसाए जाते तो उन्हीं डंडों से उसका सर क्यों नहीं कुचला गया, क्यों उसे छोड़ दिया। जरा ने असफन की आंखों में देखते आईब्रो उछाया। असफन की आंखों में सुर्खी बढ़ती जा रही थी। जान के आगे उसका दोस्त आ गया था। असफंदियार खान आ गया था, अपनी बहन की खुशियों की कुर्बानी दे दी, मगर अपने दोस्त को धोखा नहीं दिया। जरान असफन को खामोश खड़ा रहकर एहतजाजिया मुस्कुराया। आता है बाबरिक ने ये सब किया भी है तो उससे
उससे उस पर कत्ल वाजिब नहीं हो जाता। उससे उसका बाबरी के इतना कुछ करने के बाद भी अगर मैंने उसका कत्ल किया तो तेरी गोली का हकदार तो फिर भी हूँ, क्यों ही ना कहीं इस हरकतों से तो तू भी वाकिफ था। जरान तंजिया मुस्कुराया, उसे सिर्फ निगाहों से देख कर रह गया। अब मैं तुम्हें देता हूँ ठोस सबूत। जरा ने तंजिया कहते दरक्षा को आवाज़ दी। दरक्षा, दरक्षा। जरा ने बुलंद आवाज़ में दरक्षा को पुकारा था। दरक्षा अपनी पुकार सुनते भागती हुई थी। जी लाला, दरक्षा ने जरान को देखते कहा। कुछ चीज़ें तुम्हें कुछ दिन पहले ही पकड़ाई थी, वो ला कर दो। जरा ने असम को देखते संजीदगी से कहा। जी लाला, दरक्षा कहते चली गई थी। लाउंज में मौत सा सन्नाटा छाया था। जरान के पास अपनी बेगुनाही के क्या सबूत हो सकते थे? अगर थे तो वो भी अभी थे। अगर थे तो अब तक खामोश क्यों था? सब सांस रोके खड़े थे। शराम अपने मुंह पर हाथ फेरता जरान की तरफ बढ़ा। थोड़ी देर बाद रक्षा एक पैकेट के हमरा वापस आई थी। वे जरान को पैकेट पकड़ाते वहां से वापस चली गई थी। उस दिन बाबरी के साथ फिरोज भी डेरे पर मुर्दा हालत में पाया गया था। फिरोज बाबरी का खास आदमी था। तुम उसकी लाश डेरे पर छोड़ आए थे, अपने भाई की हवेली ले आए थे। अगर बाबरी को मैंने मारा है तो फिरोज को भी मैंने मारा होगा, इसमें तो शक ही नहीं। तो शक हो ही नहीं सकता। फिरोज को मारने वाला सिर्फ मैं या आहिल हो सकते हैं। उसके सीने पर गोलियां भी मेरे पिस्टल से निकली होनी चाहिए, है ना? जरा ने हसन को देखते सवालिया निगाहों से पूछा। सबने उलझन भरी निगाहों से जरान को देखा था। उसका सवाल समझ नहीं आया। बाबरी का उस दिन पोस्टमार्टम ना हो सका। तुमने करवाने देना था, मगर फिरोज का पोस्टमार्टम मैंने करवाया था। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जरा ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ में पकड़े असमत की तरफ लहराई। इसमें वाजिया तौर पर लिखा है, गोली 2 फीट की दूरी पर फिरोज के सीने में आर पार हुई। पिस्टल की गोली से लगी वो हम में से किसी की नहीं थी। फिरोज को गोली लगने वाली गोली बाबरी की पिस्टल से निकली हुई गोली थी। जरान की बात पर सब चौंके थे। जरान ने वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट असमत को पकड़ाई और ये पिस्टल बाबरी की है। जरान ने वो पिस्टल भी असमत यार खान को पकड़ाई थी। चेक कर लो, चेक कर लो अच्छी तरह। इसमें तमाम डिटेल लिखी है। जरा ने संजीदगी से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखते हैरान था। बाबरी फिरोज को क्यों मारेगा? ये बात हैरान कुन थी। मैं ये भी जानता हूँ ये कोई सबूत नहीं। ये भी तो हो सकता है उस दिन बाबरी को मारने के बाद बाबरी की पिस्टल से फिरोज को मार दिया। सबूत नाकाफी है। अदालत भी रिजेक्ट कर दी कि जरा ने सबको देखते कसमत की आंखों की उलझन मजीद बड़ी थी। चलो, सबसे ठोस और पुख्ता सबूत देने से पहले तुम्हें मैं ज़बानी कलामी बताता हूँ उस दिन आखिर हुआ क्या था। चाहो तो यकीन करना, चाहो तो ना करना, मगर ठोस सबूतों के बाद तुम्हें मेरी हर बात पर यकीन करना पड़ेगा। जरान सबको देखते मुस्कुराया। सब होंगे परेशान से चेहरों जरान को देख रहे। शहराम भी गनी बेड पर हाथ पर फेरते जरान को देख रहा था। उस दिन गेस्ट हाउस में क्या हुआ ये उसे भी जानना था। मैं इस्लामाबाद से वापस हवेली आ रहा था। वापसी पर मुझे रमज़ान की कॉल रिसीव हुई कि आहिल जरताज को भगा कर ले आए और बाबरी की गाड़ी आहिल और जरताज की गाड़ी का करते उन पर फायर किया। यही हुआ था ना आहिल? जरा ने बुलंद आवाज़ में आहिल से पूछा। जी भाई। आहिल ने स्टिक पर हाथ का दबाव डालते कहा। मैंने रमज़ान से कहा मेरे आने तक उनका पीछा करो, बाबरी पर नज़र रखो, उसे रोकने के लिए इसकी गाड़ी पर फायर करो, मगर बाबरी को कुछ नहीं होना चाहिए। ये लफ्ज़ मैंने फ़ोन पर रमज़ान से बोले थे। मेरा खुदा जानता है मैंने यही लफ्ज़ बोले थे। आप लोग यकीन करें या ना करें। जरान को सबको देखते संजीदगी से बोला। आधे घंटे बाद रमज़ान का फ़ोन आया। सर बाबरी को से टॉर्च लेकर निकल गया है और आहिल की और जरताज की गाड़ी भी।
मैंने इससे पूछा कहाँ हो तुम, उसने मुझे अपनी लोकेशन बताई तो मुझे पक्का यकीन हो गया बाबरी गेस्ट हाउस में गया। वहाँ आसपास हमारा गेस्ट हाउस था। मैं पागलों पागलों की तरह ड्राइव करते वहाँ पहुँचा। सच बोलूँगा, बिल्कुल सच बोलूँगा, मुझे बाबरी की परवाह नहीं। आहिल और जरताज की परवाह थी। ज़रा ने संजीदगी कहा। मैं जब गेस्ट हाउस पहुंचा तो गेस्ट हाउस खुला मिला, मतलब इसका एंट्रेंस डोर तक खुला था। हैरान कन बात थी, बाबरी के अंदर था तो उसने एंट्रेंस डोर लॉक क्यों नहीं किया? क्या गेट क्यों खुला क्यों रखा? जरान ने सबको देखते सवाल किए। सब खामोश खड़े थे। लाउंज में सिर्फ जरान की आवाज़ गूंज रही थी और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई देती थी, क्योंकि उस दिन वो ट्रैप आहिल और सरताज के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए बिछाया गया था। जरान की गर्जदार आवाज़ पर सब शॉक्ड हुए। सब ने उलझन भरी निगाहों से एक दूसरे की तरफ देखा। जरान क्या कह रहा था कुछ समझ नहीं आया था। मैं गेस्ट हाउस के अंदर दाखिल हुआ। अंदर के मंजर ने मेरी आंखें खतरनाक हद तक खोल दी थी, बल्कि मुझ जैसा पत्थर दिल इंसान लरस कर रह गया। अंदर आहिल जमीन पर पड़ा तड़प रहा था। उसकी टांगों पर गोलियां मारी गई थी और जरताज के बालों से बाबरिक ने बेदर्दी से जकड़ा हुआ था। जरताज की शॉल उसकी कदमों पर पड़ी थी। वह आहिल को जख्मी देखकर तड़प तड़प कर रो रही थी। ये जरताज जरताज ही सुनते आहिल का बाजू पकड़े शिद्दत से रो दिया। ब्रिश की आंखों से भी गर्म स्याल पूरी शिद्दत से बहा था। फिरोज और बाबरी की फलक शगाफ कह के गूंज रहे थे। ये गैर इंसानी से लोग देखकर एक पल के लिए मैं साकित हो गया। तुम झूठ बोल रहा, मेरा बाबरी कैसा नहीं, ये इल्ज़ाम है। रोजीना खानम गुस्से से चीखी। सबूत है मेरे पास। जरा ने रोजीना खानम को चीखते देख कर कहा। तो सबूत दो, हम भी देखें कैसा सबूत है। खाली बातों से तुम हमारा बेटे को गुनहगार साबित नहीं कर सकता। जीना खानम गुस्से से पागलों की तरह चीखी थी। बाकी सब खामोश खड़े थे। हकीकत सामने आने पर सब पत्थर। समझ नहीं आता क्या कहें क्या करें। जरा ने उस पैकेट से एक मोबाइल निकालकर उसकी रिकॉर्डिंग ऑन। लाउंज में इस वक्त गहरी खामोशी छाई थी। लाला तुम अमेरिका से पढ़ लिख कर आया, मगर आज तुम हम जैसा अनपढ़ इंसानों के हाथों बेवकूफ़ बन गया। आहिल और जरताज तो बहाना था, हम तुम्हें यहाँ बुलाना चाहता था। ताकि तुम्हें यहाँ बुलाकर तुम्हें तुम्हारी मौत दे सकूं, जिसका हम जाने कब से इंतजार कर रहे। तुमने हम पर हमला करवाया था। हमने तो उस दिन फैसला कर तुम्हें ऐसी मौत देगा कि मौत को भी तुम पर तरस आ जाए। बाबरी की आवाज़ स्पीकर पर गूंज रही थी। बाबरी, तुमने मुझे ही मारना था, तो इस सब में आहिल और जरताज को क्यों घसीटा? बाबरी को तुमने मुझे मारना ही था। इस सबको आहिल क्योंकि जरताज को क्यों घसीटा? अब जरान की आवाज़ सबको सुनाई दी, क्योंकि हमने तुम्हारे कत्ल का इल्ज़ाम भी तो किसी पर लगाना था। अब हम तुम्हारे कत्ल का इल्ज़ाम आहिल पर लगा देगा। बाबरी की आवाज़ फिर से गूंजी थी। अच्छा, मेरे कत्ल का इल्ज़ाम आहिल पर लगाकर सबसे क्या कहोगे? मुझे आहिल ने क्यों मारा? जरान की आवाज़ अब सबको सुनाई दी। सब खामोशी से खड़े सुन रहे थे। असलम यार खान गहरे सांस लेते खड़ा था। रिकॉर्डिंग की ऊंची आवाज़ लाउंज में गूंज रही थी। ना लाना लाला, ये गलती ना करना। इधर तुम गोली चलाएगा, इधर जरताज और आहिल को हम हमेशा के लिए मौत की नींद सला देगा। बाबरी के लिए छोड़ दो, तुम किसी भी सूरत यहाँ से बचकर नहीं निकल सकते। ना ही तुम मेरे कत्ल का इल्ज़ाम आहिल पर लगा सकते हो। जाने दो इन्हें। अब की बार जरान चीखा था। लाला सारी प्लानिंग कर चुका है। हम तुम फिक्र ना करो, हम कह देगा तुमने अबरिश की भागने की सज़ा आहिल को देनी।
आहिल को देनी चाहिए थी, बदले में आहिल ने तुम पर गोली चला दी, तुम दोनों एक दूसरे को मारते, कुत्ते की मौत मर के। बाबरी अपनी बात करते कमीनगी से सच, जिसमें फिरोज ने उसका पूरा साथ दिया। सब ये बेचैनी से सबको खामोश खड़े सुन रही। खुल रही थी सबकी निगाहें जरान पर थी, जो लबों पर उंगलियां रखे सुर्ख आंखें लिए खड़ा था। और सरताज के बारे में सब क्या कहोगे? फिर से जरान की आवाज़ सुनाई दी। यही कहूँगा, वो अपने किसी यार के साथ भागी। वो शतराना हंसी हंसा था। तुम्हें जो भी दुश्मनी मेरे साथ है, जो तुमने करना है मेरे साथ करो। जरताज और राहिल को जाने दो, इसमें इन दोनों का कोई कसूर नहीं है। जरान की गिड़गिड़ाहट सुनाई दी थी। पिस्टल ज़मीन पर फेंक दो लाला, वरना जरताज और राहिल पर बिना कोई रहम खाए उनके सीने में हम सारी गोलियां उतार देगा। जहाँ तक बात है इनके बेकसूर होने की, ये दोनों कसूरवार है। ये हमारा गाँव की लड़की भगा कर ले जाता है, उसको सजा देना बनता है। बाबरी चीख बाबरी को तुम्हारी कहानी पर कोई यकीन नहीं करेगा। तुम ये सब कहोगे, तुम्हें लगता है सब इस बात पर यकीन करेंगे आहिल ने मुझे मार दिया? आहिल अकेला मुझे कैसे मार सकता है? ये सब तुम जानते हो। तुम आहिल को पसंद नहीं कर सकते, सारा शक तुम पर ही जाएगा। तुम मुझे मार कर बच नहीं सकोगे। राम लाला तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बात तुम ठीक कह रहे लाला, दम खम है तुम्हारी बात में। ये चूजा तुम्हें कहाँ मार सकता है? सब होंक से खड़े तो इंसान में छुपा भेड़िए थे। सबको आज पता चला। क्या करूं फिरोज खान? बाबरी की आवाज़ सफाई की गूंजती आवाज़ सुनाई दी, साथ ही फिरोज की चीख। खुदा के लिए हमको जाने दो। जरदान की थर थर कांपती आवाज़ अब स्पीकर गूंजी। तो जाने दूंगा, पहले मैं अपने लाला को ऊपर पहुंचाऊंगा, फिर तुम्हें भी ऊपर पहुंचाऊंगा। वरना जरताज भी फिरोज की तरह अपनी जान से जाएगा। तुम्हें पता चल के हम किसी की भी जान ले सकते हैं, इसलिए तुम्हारा बेहतरी इसी में अपना पिस्टल ज़मीन पर फेंक दो। तुम्हारी वजह से एक मासूम सा खूबसूरत लड़की जान से जाएगा। हमको यकीन है तुम इतना हसीन लड़की का जान अपने सर पर कभी नहीं लेगा, इसलिए पिस्टल ज़मीन पर फेंक दो। तुम सोच रहे हो हमने फिरोज को क्यों मारा? बाबरी का फलक शगाब क्यों था? लाउंज में सबको बखूबी सुनाई दिया था। तुम्हें आहिल नहीं मार सकता, मगर फिरोज तो मार सकता है ना। फिरोज जरताज से मोहब्बत करता है, इसने आहिल और जरताज का पीछा किया और जरताज और आहिल को मार दिया। तुमने आहिल और जरताज को बचाते हुए अपनी जान गंवा दी। मुझे तुम्हारे सीने पर गोली चला दी, तुम मौका पर ही ढेर हो गया। जब हम पहुंचा सब तुम सबका काम खलास हो गया। हमारे इस बात से सब यकीन करेगा और मरने के बाद तुम्हें सब हीरो के तौर पर याद रखेगा। अपनी भागी मंगेतर के भाई की खातिर तुमने अपनी जान गंवा दी। तुम तो सच्चा आशिक निकला। लोग हीर रांझे की जगह तुम्हारा दास्तान याद रखा। तुम मरकर भी सबकी नज़रों में जिंदा रहेगा। बाबरी का पागलों की तरह ऊंचा ऊंचा हंस रहा था। सब खामोशी से रिकॉर्डिंग सुन रहे थे, जिसमें एक एक लफ्ज़ बाबरी के खिलाफ जा रहा था। अब रिकॉर्डिंग में जरताज की घटी घटी कुछ चीखें, कुछ छीना छपटी सुनाई दी। सरताज की चीख सुनाई दी, जिससे किसी कोई मुंह के बल गिरा। उसके बाद पिस्टल की गोली और बाबरी की चीख सुनाई दी। फिर जरान की आवाज़ सुनाई दी, नहीं रमजान गोली मत चलाना। जरान चीखा था, मगर उसी दौरान कुछ फाइट सुनाई दिए थे।
सब पत्थर बने सुन रहे थे। लाउंज में गहरी खामोशी छाई थी। फिर रोजीना खानम की दबी दबी सिसकियां सुनाई देने लगी। बहार ने बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए। बेदर्दी से अपनी आंखों से आंसू साफ किए। सबसे पहला फायर मैंने बाबरी की टांग पर मारा जब सरताज ने बाबरी से पिस्टल छीनने की कोशिश की। बाबरी ने जरताज को थप्पड़ दे मारा था। मोंदे मुंह के इसी बात का फ़ायदा उठाकर मैंने ज़मीन से पिस्टल उठा के बाबरी की टांग पर फायर मारा। मकसद इस वक्त बाबरी को रोकना था। वो फिरोज़ को मार चुका था, आहिल को शदीद कर जख्मी कर चुका था। मुझे और आहिल को मार कर जरताज को अपनी हवस का निशाना बनाकर मारना चाहता था। मैंने सिर्फ बाबरी को ज़ख्मी करके रोकना चाहता, मगर रमज़ान इसी लम्हे वहाँ पर दाखिल हुआ था। वो सिचुएशन को समझते आहिल को शदीद ज़ख्मी और फिरोज़ की लाश देखकर बाबरी का फायर कर चुका था। ये झूठ है, मेरा बाबरी कैसा नहीं था। रजीना खानम घटी घुटी सिसकियों से बोल रही थी। असफंदियार खान नम निगाहें लिए गहरे सांस लेते तरबत खान की आंखों से आंसू बहते। समीउल्लाह का बदन पूरी तरह कपकपा रहा था। अब आप लोग कह रहे होंगे ये सबूत मेरे पास है, तुम इतना सा खामोश क्यों रहा? सवाल किया। सबके दिमाग में सवाल था भी। सबकी निगाहें फिर से ज़रान पर उठी थी। मैंने गेस्ट हाउस में दाखिल होते सिचुएशन समझते रमज़ान को अपनी कोट की पॉकेट से डायल लिस्ट में रमज़ान का नंबर डायल किया था। इसी दौरान रमज़ान फ़ोन पर था। ये बारी सच सुन चुका था, मगर इस बात की खबर नहीं थी कि रमज़ान मुझे इस बात की खबर नहीं थी कि रमज़ान कॉल अटेंड कर चुका है। मगर हम में से किसी को नहीं पता था रिकॉर्डर ऑन है। दूसरा, रमज़ान का फ़ोन एक दिन बाद ही ख़राब हो गया था। किसी के दिमाग में आया ही नहीं। कॉल ऑन थी तो किसी ना किसी तरह रिकॉर्डिंग निकलवाई जा सकती थी। और रमज़ान की सेफ्टी के लिए मैंने उसे अगले दिन ही आहल समेत गायब कर दिया ताकि रमज़ान असलम के हाथों न लग जाए। कुछ दिन पहले रमज़ान ने मुझे बताया कि उसने लाइन पर एक एक लफ्ज़ हमारी गुफ्तगू का सुना था। तब मैंने अपने रिसोर्स से ये फ़ोन रिकॉर्डिंग निकलवाई। ज़रा ने संजीदगी से बताते गहरे सांस लिए। लाउंज में सबको देखा। लाउंज में एक बार फिर से मौत का सन्नाटा सा गूंजा था।